नमस्कार, मैं कीना आज आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 लेकर आई हूँ। पहले वीडियो में हमने कहानी के बारे में पढ़ा था, नाटक के तत्व पढ़े थे। ठीक है, अब उसी में हम आगे करेंगे कथानक का दृश्यों में विभाजन, यानी कि जो कथानक है उसको हम दृश्यों में किस प्रकार विभाजित करेंगे। ठीक है, तो जब हम कहानी को नाटक में बदलेंगे तो हमें कथा वस्तु का जो समय तथा स्थान होता है उसके आधार पर हमें क्या करना है, उसका विभाजन करना है। कथानक से चुनकर निकाली गई घटनाओं के आधार पर हमें क्या बनाने हैं, दृश्य बनाने हैं। ठीक है, एक ही समय स्थान पर घटी घटना को एक दृश्य माना जाता है, यानी कि एक जगह और एक ही स्थान पर जो घटनाएं घटित होंगी, जितनी भी घटनाएं घटित होंगी वो सभी क्या मानी जाएंगी, आपके एक ही दृश्य माना जाएगा। ठीक है, कथानक को समय तथा स्थान के आधार पर हमें क्या करना है, विभाजित करना है और उसके बाद हमें उसे दृश्यों में लिखना है। ठीक है, ये हमें किस में ध्यान रखना है, कथानक पे रखना है। कथानक लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अनावश्यक हिस्से को हम क्या करेंगे, उससे निकाल देंगे। जो कहानी का कथानक का अनावश्यक हिस्सा होगा उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, फिर है कि दृश्य का कथा के अनुसार तार्किक विकास किया जाता है, यानी कि जो दृश्य है उनके कथा के अनुसार तर्कों के आधार पर उसका क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा है, नाटक के दृश्यों के संवादों तथा अभिनयता का महत्व। तो इसमें देखिए नाटक का प्रत्येक दृश्य प्रारंभ, मध्य व अंत में बंटा होता है, यानी कि 3 भागों में नाटक के दृश्य बांटे जाते हैं, उसका प्रारंभ, उसका मध्य और उसका अंत। ठीक है, कथानक को तो आगे बढ़ाता ही है क्या, नाटक, बल्कि पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से भी वो क्या करता है, प्रतिष्ठित करता है एक जगह पर। ठीक है, अगले दृश्य की भूमिका भी बनाता है, यानी कि जो दृश्य उसमें आया हुआ है तो अगले दृश्य को भी वो क्या करेगा, उसमें कनेक्ट करेगा। ठीक है, नाटक में संवाद छोटे, प्रभावशाली व स्थानीय बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। नाटक के जो संवाद हैं, ठीक है, संवाद को नाटक में प्रभावशाली अभिनय बनाता है, यानी कि जो संवाद होते हैं वे नाटक में क्या करते हैं, प्रभावशाली अभिनय को जन्म देते हैं। ठीक है, पात्र अपनी भाव भंगिमाएं तौर तरीकों से संवाद व नाटक दोनों को क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है। अब हमारा अगला टॉपिक नाटक का लेखन व संवादों का जो महत्व होता है। जैसे सिनेमा और रंगमंच होते हैं, उन पर जिस तरीके से चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं, उसी तरीके से रेडियो नाटक में भी क्या होते हैं, चरित्र और पात्र होते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, आपसे संवाद करते हैं और संवादों के माध्यम से ही रेडियो नाटक की जो कहानी होती है वो क्या है, आगे को बढ़ाई जाती है। जो रेडियो नाटक होता है वो सिर्फ श्रव्य माध्यम होता है। ठीक है, तो जो लेखन कार्य होता है, रंगमंच या सिनेमा का जो लेखन कार्य है उसी तरीके से क्या है, रेडियो का भी लेखन कार्य किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है और थोड़ा सा अलग भी लिखा जाता है। ठीक है, रेडियो नाटक जो होता है वो आगे किसके माध्यम से बढ़ता है, संवादों के माध्यम से बढ़ता है और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि उसके आगे बढ़ाया जाता है। इन नाटकों में मंच सज्जा, वस्त्र सज्जा, चेहरे की भाव भंगिमा आदि की क्या नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नाटक में क्या किया जाता है, मंच सज्जा की जाती है, वस्त्रों को दिखाया जाता है, वस्त्र भी आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी भाव भंगिमाएं अच्छी होनी चाहिए। तो रेडियो नाटक में इन सब चीज़ों की क्या नहीं पड़ती, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, केवल संवाद से ही पात्रों के अंतर्द्वंद्व या परिचय व समाधान की जानकारी मिलती है, यानी कि उनके बीच जो टकराव हो रहे हैं, ठीक है, उनका परिचय जो हम जान रहे हैं, जो टकराव हुए थे उनका समाधान कैसे हुआ, वो सब हम किसके माध्यम से जानते हैं, ध्वनि प्रभावों के माध्यम से जानते हैं, या फिर आप कह सकते हैं संवादों के माध्यम से जानते हैं। रेडियो नाटक की सफलता और असफलता केवल किस पर आश्रित होती है, किस पर निर्भर करती है, आवाज़ पर निर्भर करती है। जैसे चोट लगने पर आह ऊह की आवाज़ तथा किसी को दूर से बुलाने के लिए तेज आवाज़ का प्रयोग करना, ये हमें क्या बताता है, नाटक में बताया जाता है। रेडियो नाटक पे सब कुछ किसके माध्यम से किया जाता है, ध्वनि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जो ध्वनि प्रभाव वही हमें बताएंगे कि कब दुख सूचक बातें हो रही हैं, कब सुख सूचक बातें हो रही हैं। ठीक है, अब जो रेडियो नाटक है, रेडियो नाटक की कहानी का चयन हम किस प्रकार करें, किस तरीके की कहानी को हमें रेडियो नाटक में लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि उसमें बहुत अधिक गतिविधियां एवं एक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गतिविधियां और एक्शन दिखाएंगे हम, तो जो सुनने वाले लोग हैं वो उस रेडियो नाटक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, रेडियो नाटक क्या है, केवल श्रव्य माध्यम है, इसलिए कहानी का चुनाव उसी के अनुसार करना है, यानी कि ये सिर्फ क्या है, एक श्रव्य माध्यम है, सुनने का माध्यम है। रेडियो नाटक को हम सिर्फ सुन सकते, तो हमें जो उसकी कहानी का चुनाव होगा वो उसी के अनुसार करनी हमें
ठीक है। ये नहीं कि हम वहाँ बहुत ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं तो फिर कहानी क्या है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, सुनाई दे रही है, तो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। रेडियो नाटक की अवधि सिर्फ कितनी होती है, 15 से 30 मिनट ही होती है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि जो रेडियो नाटक की अवधि होती है वो सिर्फ 15 से 30 मिनट तक ही होती है। और इसी समय में श्रोता को बांध कर रखने के लिए कहानी में संवादों के माध्यम से रोचकता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि हमने सिर्फ श्रोताओं को किससे बांध कर रखना है, कहानी के संवाद के माध्यम से ही बांध कर रखना है कि वो जो हमारे क्या हैं श्रोतागण हैं वो हमें अच्छे से सुने। ठीक है, उनको उसमें मज़ा आए, वो आनंद ले। तो हमारे संवाद इतने अच्छे होने चाहिए, ठीक है, कि वो दूसरों को बांध सके। फिर है कहानी, लंबी कहानी को प्रतिदिन धारावाहिक के रूप में पेश किया जाता है। यानी कि अगर कहानी ज़्यादा लंबी हो गई है तो उसमें क्या किया जाता है, उसे धारावाहिकों के रूप में पेश किया जाता है। जैसे 15 से 30 मिनट का धारावाहिक आ जाया और फिर अगले दिन वो कंटिन्यूसली में चलता रहेगा वो कहानी। ठीक है, तो इसलिए अगर कहानी क्या होती है, लंबी होती है, तब ऐसा किया जाता है। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या, क्योंकि माना जाता है कि रेडियो नाटक में हमें पात्रों की संख्या क्या रखनी होती है, सीमित रखनी होती है। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सीमित क्यों रखनी होती है, क्या ज़रूरत है सीमित रखने की। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित रखनी चाहिए। जैसे 5 से 6 पात्र ही उसमें होने चाहिए, क्योंकि रेडियो नाटक क्या हमें सुनाई देगा सिर्फ। ठीक है, और अगर उसमें अधिक पात्र होंगे तो जो सुनने वाले लोग हैं उनमें भ्रम पैदा हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएंगे कि अब कौन सा पात्र की बात की जा रही है। ठीक है, जो अगला है कि लंबा होने पर मन नाटक से उब सकता है। अगर जो आपका रेडियो नाटक है और अगर नाटक में संवाद बहुत लंबे लंबे होंगे तो वो क्या हम वो उबाऊ हो जाएगा। तो रेडियो नाटक के संवाद भी क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं, श्रोतागण हैं, वो आसानी से उस नाटक को समझ सके। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम रेडियो नाटक की कहानी का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें किन किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। कि पहली चीज़ तो है कि केवल वो केवल क्या होना चाहिए, घटना प्रधान होना चाहिए। जो कहानी हमारी है वो केवल क्या होनी चाहिए, घटना प्रधान होनी चाहिए। ठीक है, उसकी अवधि बहुत अधिक ना हो, यानी कि जो उसका समय है रेडियो नाटक का वो बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, क्योंकि पात्र क्या हो सकते हैं उसमें, उबाऊ हो सकते हैं, उब सकते हैं। अगला है कि पात्रों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। तो पात्रों की संख्या कितनी हो सकती है, रेडियो नाटक में 5 से 6 पात्रों की संख्या हमें रखनी चाहिए। और चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि पात्रों के नाम, परस्पर संबंध और चारित्रिक जो विशेषताएँ हैं, उनके चरित्र की जो विशेषताएँ बताई जा रही हैं, ये सभी हमें क्या करनी है, संवादों के द्वारा ही उजागर करनी होती है। ठीक है, इसलिए हमें पात्रों के अनुसार ही क्या करना होता है, उसमें संवाद और भाषा का चयन करना होता है कि जिस प्रकार का पात्र है उसी तरीके का संवाद हो, उसी तरीके के भाषा का इस्तेमाल हो। ठीक है, जिससे नाटक में रोचकता व सरलता बनी रहे, यानी कि नाटक रोचक बना रहे और उसमें सरलता से लोगों को वो नाटक समझ में आ सके। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में किस तरीके के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आप लोगों के लिए रखा है। देखो, मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, जैसे कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है, आधार बिंदुओं का उल्लेख लिखिए। तो ये जो प्रश्न है ना, ये हमारी बोर्ड परीक्षा में आया था 2022 और 23 वाले में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर देखो आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे पहला है, कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। जो हमारी कहानी है उसे कथा वस्तु और समय के आधार पर क्या करना है, हमें विभाजित करना है, उसको बांटना है। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसमें, कहानी में घटित विभिन्न घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो कहानी है उसमें जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको दृश्यों में बदलना। ठीक है, कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था की जाती है। अगर कथा वस्तु आपकी ग्रामीण है तो आपको ग्रामीण वातावरण ही दिखाना होगा, वहाँ आप किसी शहर को नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या है, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखना होता है। जो ध्वनि है और जो प्रकाश है उस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कितना उजाला होना चाहिए। अगर रात की बात हो रही तो रात होनी चाहिए, अगर दोपहर की बात हो रही तो दिन होना चाहिए। ठीक है, अगला है कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा और संगीत का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसी कहानी है, ठीक है, उसी कहानी के अनुरूप हमें क्या है, मंच को सजाना है, संगीत की व्यवस्था भी करनी है। पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो पात्र है अगर उनके बीच टकराव हो रहा है तो उनको अभिनय के अनुरूप उनको क्या है, बदलना चाहिए। संवादों को अभिनय के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया जाता है। यानी कि जो संवाद है उसको अभिनय के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, आकार दे सकते हैं।
कथानक को अभिनय के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया जाता है। जो कथानक होता है उसे अभिनय के द्वारा ही हम क्या करते हैं, एक आकार प्रदान करते हैं, एक स्वरूप प्रदान करते हैं। अगली चीज़ है, दूसरा प्रश्न देखिए हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, जो इस साल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना। जो कहानी होती है उसे हमें नाटक में बदलना होता है, तो हमें किन किन परेशानियों का सामना उसमें करना पड़ता है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से पढ़िए, ध्यान भी रखना। ठीक है, तो उत्तर में देखो हम पॉइंट पे इसका आंसर भी हम पॉइंट पे लिखेंगे, सेम चीज़ें लिखेंगे कि निम्न है। ठीक है, देखो, पहले सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों, मानसिक द्वंद्वों, नाटकीय प्रस्तुति में आती है। सबसे पहली समस्या क्या आती है, उन्होंने कहा पात्रों के जो मनोभाव होते हैं, ठीक है, कहानीकार के द्वारा जो उसने प्रस्तुत प्रसंग दिए हैं और उसके जो मानसिक द्वंद्व थे, टकराव थे, उसको नाटकीकरण देना। ठीक है, नाटक के द्वारा प्रस्तुत करना। दूसरा है पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। जो पात्र हैं और उनका जो टकराव है उसके अभिनय के अनुरूप उसे बदलना। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है। दूसरा किस में आती है, संवादों को नाटकीय रूप में प्रदान करने में समस्या आती है। जो कहानी है, कहानी तो सिंपल लिखी गई थी, अब उसको जब दूसरे व्यक्तियों ने नाटक के द्वारा दिखाना है, तो जो संवाद होते हैं ना, उसका नाटक के रूप में प्रदान करना, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तीसरा है कि संगीत, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था करने में समस्या। संगीत की व्यवस्था करो, ध्वनि की व्यवस्था करो, प्रकाश की व्यवस्था करो, तो इसमें भी क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने की समस्या। जो कथानक है उसको अभिनय के अनुरूप बनाना होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, मतलब जो अगला प्रश्न है वो हमारा इस प्रकार से है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम कहानी का नाट्य रूपांतरण कर रहे हो, यानी कि नाटक में बदल रहे हो, तब हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे पहली चीज़ है, कथानक के अनुसार ही दृश्य दिखाए जाने चाहिए। जो कथानक में स्टोरी चल रही है उसी के अनुसार हमें क्या दिखाने हैं, दृश्य दिखाने हैं। नाटक के दृश्य बनाने से पहले उसका खाका तैयार करना चाहिए, यानी कि अगर हम नाटक का दृश्य बना रहे हैं तो उससे पहले हम उसका कच्चा खाका तैयार करेंगे। ठीक है, नाटकीय संवादों का कहानी के मूल संवादों के साथ मेल होना चाहिए, यानी कि जो हमारा नाटकीय संवाद है, कहानी के जो मूल संवाद हैं उसके साथ उनका मेल होना चाहिए। यानी कि हमने कहानी तो वहाँ से ले रहे थे, लेकिन हमने अपने संवादों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहानी के संवादों को नाट्य रूपांतरण में एक निश्चित स्थान मिलना चाहिए, यानी कि जो कहानी के संवाद है, नाटक बदलते समय उन्हें एक निश्चित स्थान क्या है, मिलना चाहिए। संवाद सहज होने चाहिए, सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, सटीक होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए। ठीक है, और सबसे मेन बात क्या है कि वह आम बोलचाल की भाषा में होने चाहिए, क्योंकि वो आम जनता के लिए बनाए जा रहे हैं। संवाद अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अधिक लंबे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके उबाऊ हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि लंबे ना हो, उबाऊ ना हो। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा आज का, कहानी के पात्र नाट्य रूपांतरण किस प्रकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। कहानी के पात्रों में, ठीक है, उनको हम नाटक के आधार पर कैसे बदलें, तो इसका भी देखो पॉइंट में आंसर दिए मैंने सारे। नाट्य रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता का नाटक के पात्रों से मेल होना चाहिए। जब हम नाटक का रूपांतरण करते समय क्या ध्यान रखना है कि जो कहानी के पात्र हैं उनका दृश्यात्मकता का नाटक के पात्रों से मेल होना चाहिए, यानी कि दृश्यात्मक होने चाहिए वो। ठीक है, पात्रों की भावभंगिमा तथा उनके व्यवहार का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। उनकी भावभंगिमा कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, उसका भी हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, अगर सीन करुण वाला आ रहा है, करुण रस वाले सीन आ रहे हैं, तो ये नहीं कि वहाँ पर आपके भाव क्या हैं, क्रोध वाले हैं। ठीक है, तो वो सब गलत हो जाएगा। पात्र घटनाओं के अनुरूप मनोभावों को प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए, यानी कि जिस तरीके की घटना हो रही है उनके मनोभाव भी उसी तरीके के होने चाहिए पात्रों के। पात्र अभिनय के अनुरूप होना चाहिए, जिस तरीके का अभिनय है उसी तरीके का पात्र होना चाहिए। बाथरूम का मंच के साथ मेल होना चाहिए, यानी कि पात्रों का किसके साथ मेल होना चाहिए, मंच के साथ मेल होना चाहिए। यहाँ पे बाथरूम आएगा ना, वो पात्र था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक हेल्प करेंगे। तो बोर्ड परीक्षा के लिए वीडियो पूरा देखें।